जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वहाँ किन्नन एम्प्रेस को उलझाने की कोशिश करता है, लेकिन एम्प्रेस बहुत ही ज्यादा ताकतवर थी। लेकिन वहाँ किसी की आवाज गूंजने के साथ एम्प्रेस किन्नन के ऊपर हमला नहीं करती। वहीं बाहर की तरफ जियोंगलिंग अकेले ही सेंगदाओ अलायंस के सभी लोगों को रोके हुए था, जहाँ लीडर के किन्नन के बारे में सच बताने के साथ ही वो एपिसोड वहीं पे समाप्त हो गई थी। अब आगे एपिसोड 145 की भी स्टार्टिंग में लीडर जियोंगलिंग से बोल रहा होता है, वो तुम्हारा दुआन किंग नहीं बल्कि कोई और किन्नन है। क्या ये सच जानने के बावजूद तुम उसके उस सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने वाले पत्थर बनोगे? जो जानने के बाद भी जियोंगलिंग उससे उसी तरह बोलता है एक चीज 3 बार से ज्यादा नहीं हो सकती, ये पहले ही हो चुकी है। जिस पे लीडर बोलता है, क्या पहली बार? मेरे उतावलेपन के कारण मैं खुद को भी नहीं बचा सकता था। जो बोलते ही हम किन्नन के उस पहले दिन फिनिक्स कैंप का सीन देखते हैं, जहाँ किन्नन ने जियोंगलिंग को बचाया था। जिसके बाद वो बोलता है, और दूसरी बार मेरी कमजोरियों के कारण मैं किसी को बचा भी नहीं पाया। और ये तब की बात है जो जियोंगलिंग याओजी से प्रिंसेस को नहीं बचा पाया था। उसके बाद वो वहाँ पर अपने ऑरे को रिलीज करते हुए बोलता है, और तीसरी बार मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है, मैं उसे अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करूंगा। मैं इस दुनिया को बचाने की आशा बनूंगा। जो देखकर लीडर भी चिढ़ते हुए बोलता है, जिद्दी बेवकूफ, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, जबकि मैं इसे नहीं पा सकता तो तुम सभी इस जगह को पूरी तरह निस्तो नाबूद कर दो। जो सुनते ही उनमें से एक गार्ड जियोंगलिंग की तरफ देखते हुए बोलता है, ये बच्चा बहुत बुरी तरह मरना चाहता है, तो चलो इसकी ख्वाहिशें पूरी करते हैं। जिसपे 3 कानों वाला एल्डर वहाँ पर एक फॉर्मेशन बनाते हुए बोलता है, अगर ऐसे ही बात है तो हमारे पास ज्यादा समय नहीं है बर्बाद करने के लिए। और उन सभी के मिलकर फॉर्मेशन बनाने के साथ वही एल्डर बोलता है, तो फिर चलो एक फुदकते हुए मक्खी को बिना उसके लाश के मार डालते हैं। उस फॉर्मेशन को देखने के साथ ही जियोंगलिंग भी उसके तरफ बढ़ पड़ता है, जहाँ उसके रास्ते में जितने भी नमूने आते हैं वो उन सभी को कूटते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगता है। उतने में ही वो फॉर्मेशन उसे खींचते हुए उसके पीछे से जैसे ही हमला करने वाला होता है, वैसे ही वो दरवाजा खुलते हुए उसके अंदर से वही 7 सुप्रीम स्वॉर्ड टेक्निक बाहर निकलते हुए आवाज आती है, रुक जाओ। और वो स्वॉर्ड टेक्निक नहीं उस एल्डर को बहुत बुरी तरह घायल करती है, बल्कि उसे वहाँ पर पूरी तरह वेपोराइज कर देती है। मतलब कि एक धूल का कण भी नहीं बचा होता उस एल्डर का। जहाँ जियांग बिलन जियोंगलिंग को गिरने से बचा लेती है, उतने में ही पीछे से किन्नन आकर उन दोनों के ऊपर एक स्वॉर्ड स्लैश कर देता है, जिससे कि वो दोनों काफी मुश्किल से ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट कर पाते हैं। तभी ऊपर के उस फॉर्मेशन को देखकर लीडर चौंक कर हैरान होते हुए बोलता है, पाथ ऑफ डेस्टिनी खुल चुका है, क्या इसका मतलब? उतने में ही एक डिसाइपल के पीछे आकर किन्नन एक स्वॉर्ड स्लैश में उसे बहुत बुरी तरह घायल कर देता है, जिससे कि वो दूर वाले पहाड़ में जाकर टकराता है और शायद से उसका काम वहीं पर तमाम हो चुका है। उसके बाद वही पर्सन किन्नन के ऊपर लगातार हमला करने लगता है, जिससे कि किन्नन उस डोमेन में मिला था, जहां उसे ऐसा लगता है कि वो किन्नन के ऊपर हमला कर पा रहा है। और वो स्माइल कर जैसे ही किन्नन के ऊपर हमला करने जाता है, किन्नन वहां पर एक तीखी स्माइल के साथ उसे डायरेक्ट बीच में से आधा काट डालता है, जहां बेचारा कुछ समझ पाता कि उससे पहले वो निपट चुका था। जहां सेंगदाओ अलायंस के सभी लोगों को इस तरह से निपटते देख लीडर जल्दी से वहां पर स्पेस पोर्टल खोलकर वहां से भाग जाता है। वहीं जियोंगलिंग किन्नन को सभी को इस तरह से निपटाते देख एक स्माइल के साथ वो भी वहां पर बेहोश हो जाता है। जहां जियोंगलिंग की चिंता कर किन्नन जल्दी से जैसे ही उसके पास आता है, तभी बिलन उसे बताती है, इसकी मेरिडियन पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। ऐसा लगता है कि ये हमारे यहाँ पहुँचने से पहले ही हो चुका था, ये बहुत पहले ही थक चुका था, इसने सिर्फ अपने विल पर उन सभी को रोक रखा था। जो सुनकर किन्नन भी उदास हो जाता है। तभी उस हेवनली पाथ के दरवाजे से कोई लेडी बाहर की तरफ निकलती है, जो देखने में तो काफी खूबसूरत बच्ची की तरह लग रही थी, लेकिन उनका ऑरा। तभी वो सामने की तरफ अपने हाथ को कर उस फॉर्मेशन को हटाने के साथ ही सामने की तरफ स्पेस में क्रैक करके सेंगदाओ अलायंस के उसी लीडर को बंदी बना के अपने तरफ खींचने लगती है, जिन्हें वहाँ एहसास करके लीडर डर से कांपते हुए बोलता है, ये तो वही ओल्ड मैन ऑफ डेस्टिनी है, ये तो सच में ओल्ड मैन ऑफ डेस्टिनी है। सीनियर मुझे एक और मौका दीजिए। और उसे वहाँ देखकर किन्नन गुस्से में उसके तरफ अपने खून लगे तलवार को लेकर बढ़ने लगता है, जिसे देखकर लीडर और भी घबराते हुए बोलता है, तुम अगर मेरे ऊपर हमला करने की हिम्मत की तो मर्चेंट अलायंस तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेगा। और जरा इसकी हिम्मत तो देख रहे हो, अब भी धमकी दे रहा। और जब वो देखता है कि उसकी बातों का किन्नन के ऊपर कोई भी एहसास नहीं हो रहा, तो वो जियांग बिलन से विनती करने लगता है, जियांग बिलन, मैंने तुम्हें बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया है और अब। लेकिन जियांग बिलन के मुंह फेरने के साथ ही किन्नन गुस्से में अपने तलवार को पकड़ के एक जोरदार स्लैश उसके तरफ करता है, जिससे कि न सिर्फ लीडर बल्कि उसके आसपास के जितने भी बड़े पहाड़ थे वो सब धूल में बदल जाते हैं। एंड डैम डिस्ट्रक्शन लेवल। उसके बाद वो जियोंगलिंग के पास जाकर उसके शरीर को शायद से उसी हेवनली पाथ में भेजने के बाद जियांग बिलन और किन्नन से बोलती है, उसकी स्पिरिट अब भी यहाँ है, मेडिकल गार्डन में जाओ और वहाँ से ड्रीम फ्लावर लेकर आओ। जिसे सुनते ही बिलन खुश होकर उनसे बोलती है, सीनियर आप कह रही है कि उस
खोए हुए मेडिकल गार्डन में जाकर उस रीइंकार्नेशन ड्रीम फ्लावर को लेकर आना है जिससे इसे बचाया जा सकता है ना। जिसपे उनके सर हिलाने के साथ ही विलन और किन्नन उन्हें ग्रीट करते हुए बोलते हैं, सीनियर आपकी मदद के लिए शुक्रिया। जिसपे वो उन दोनों से बोलती है, मुझे दादी माँ बोलो, तुम मेरे साथ आओ और तुम अकेले जाओ। जिसपे बेचारा किन्नन ग्रीट करके उनकी बात मान लेता है और उसके बाद वहाँ पर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ किन्नन के वही दुश्मन वेंडा माउंटेन के इल्डर अपने लीडर के साथ आए हुए थे, जो वहाँ उन सभी सेंगदाओ अलायंस के लोगों की लाशें जांचने के बाद उनका लीडर बोलता है, ऐसा लगता है मर्चेंट अलायंस फिर से उसी बूढ़ी औरत के हाथों में चला गया है। जिसपे वही इन-लॉ जिसके पेट सांप को किन्नन ने मार डाला था, वो गुस्से में चीखते हुए बोलता है, मुझे बस थोड़ी देर से पहुंचने का दुख है कि मैं पर्सनली यहाँ पहुंचकर उस कमीने बच्चे किन्नन को नहीं निपटा पाया और अपने ब्लैक का बदला नहीं ले पाया। जिसपे दूसरा एल्डर बोलता है, अब चलो भी, अगर तुम यहाँ पहुँच भी जाते तो तुम उस बूढ़ी औरत का सामना नहीं कर सकते थे और शायद नहीं हम। खैर, और वो उन सभी लाशों की तरफ देखते हुए बोलता है, हम उतने देर से भी यहाँ नहीं पहुँचे हैं, यहाँ अब भी कुछ खजाने बचे हुए हैं। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर किन्नन के ऊपर जाता है जिसका कि मिरर फिर से ठीक हो चुका था और वो प्रिंसेस म्याओ म्याओ से बातें कर रहा होता है, जहाँ म्याओ म्याओ किन्नन से बोल रही होती है, रीइंकार्नेशन ड्रीम फ्लावर जिसे कि सिर्फ और सिर्फ उस खोए हुए हर्ब गार्डन में ही उगाया जा सकता है। मेरे पास अभी उसके कुछ बीज हैं, लेकिन इससे पहले कि हम हर्ब गार्डन जाएं, तुम्हें पहले मून रेसिडेंस घूमने आना होगा। मैंने इस बारे में तुम्हें पहले भी बताया था, उन्हें अभी तुम्हारी स्काई सिल्क ग्रास की बहुत जरूरत है। जिसपे किन्नन हामी भरते हुए बोलता है, ठीक है फिर मेरा मून रेसिडेंस में इंतजार करो। जो सुनकर म्याओ म्याओ खुश होते हुए किन्नन को बताती है, मैं अब मून रेसिडेंस की एक सम्मानीय इल्डर गेस्ट हूँ। मून रेसिडेंस ईस्टर्न कॉन्टिनेंट में सबसे प्रमुख है। मेरे तुम्हारे साथ होते अब तुम्हें और भी ज्यादा छिपने की कोई जरूरत नहीं, तुम अब खुलकर किन्नन के तौर पर यहाँ आ सकते हो। जो सुनकर किन्नन बोलता है, ठीक है फिर कल मिलते हैं। ठीक है कल मिलते हैं। और हम सभी काफी लंबे समय बाद प्रिंसेस म्याओ म्याओ को देखने वाले हैं। इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड की भी स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ किन्नन म्याओ म्याओ से बात करके जैसी हेवनली पाथ के बैरियर को पार करता है, उसे फिर से अपने दांतियान का एहसास होता है, जिसे एहसास कर वो चौंकते हुए बोलता है, मेरा सी ऑफ कॉन्शियसनेस से फिर से संपर्क हो चुका है। फिर उसके सोल सी में जाने के बाद हम एम्प्रेस को उसी एंशिएंट व्हाइट टाइगर के साथ देखते हैं, जो कि अब एक सीधा साधा पपी बन चुका था, जहाँ एम्प्रेस उसे एक प्यारी बिल्ली की तरह सहला रही होती है। तभी किन्नन उनसे बोलता है, सीनियर फेई युई, क्या आपने भी उन सभी चीजों को देखा जो कि उस हेवनली सेक्रेट पाथ पर हुआ? मैंने ऐसा ही कुछ हेवनली दाव के दौरान एक्सपीरियंस किया था। मेरी सी ऑफ कॉन्शियसनेस सील हो चुकी थी। क्या ये सभी 3 लाइफ कैलेमिटी के बारे में है? लेकिन आखिर ये 3 लाइफ कैलेमिटी है क्या, जिसके बारे में दाइमा तियानजी ने बताया है? जिसपे एम्प्रेस थोड़ी उदास सी होकर बोलती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी कल्टीवेशन कितनी ज्यादा है, हर किसी की लाइफ स्पेन एक समय पर आकर खत्म होती ही है। रही बात 3 लाइफ टेक्निक की जो कि मैंने बनाई थी, वो मुझे शक्ति देती है मेरे तीनों लाइफ को एक साथ कल्टीवेट करने में। जिसपे किन्नन चौंकते हुए बोलता है, इस तरह की अद्भुत टेक्निक मौजूद है? जिसपे एम्प्रेस बोलती है, ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने हेवन एंड अर्थ के क्रिएशन को समझ लिया था। मैंने एंशिएंट नियमों का उल्लंघन किया था क्योंकि वो मेरे पास्ट और फ्यूचर से जुड़ी हुई थी, जो कि मेरे कर्मा को पूरी तरह मिटाना चाहती थी। यही है वो 3 लाइफ कैलेमिटी। जिसपे किन्नन बोलता है, इसका मतलब जो कि मैंने हेवनली सेक्रेट पाथ पर देखा, वो या तो आपकी पास्ट या फिर आपकी फ्यूचर लाइफ है। जिसपे वो बोलती है, जब इस एम्परर का पतन हुआ तब मेरी सोल का एक बस छोटा सा कण इस कॉपर मिरर के अंदर आ पाया। मतलब कि यार समझ रहे हो, एक सोल का एक छोटा सा कण इतना ज्यादा पावरफुल है। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से पता नहीं कैसे मेरे उस शरीर को अब तक उस बूढ़ी औरत तियानजी के द्वारा सुरक्षित रखा गया है। लेकिन जहाँ तक बात रही उस शरीर के अंदर अपीयर होने वाले उस बच्ची सोल की, उसे तो मैं भी नहीं समझ पा रही। लेकिन तुमने आगे आने वाले खतरे को पहले ही देख लिया है। लेजेंड्स के अनुसार जो कोई भी उन 3 लाइफ आर्टिफैक्ट को पोसेस करेगा, वही मेरे इस ट्रिब्यूलेशन को पार करने में मेरी मदद कर सकता है। तुम्हारे पास पहले ही वो ब्रोंज मिरर और वो लाल धागे हैं। इससे पहले कि तुम वो अंतिम 3 लाइफ आर्टिफैक्ट को प्राप्त करो, तुम हार मानना चुन लोगे। जिसपे किन्नन स्माइल करते हुए बोलता है, हार मानना, ये शब्द मेरे शब्दकोश में है ही नहीं। जो सुनकर एम्प्रेस के चौंक कर खुश होने के साथ ही किन्नन बोलता है, मैं सिर्फ इस पर विश्वास करता हूँ कि परिणाम सिर्फ मानवीय प्रयासों पर निर्भर करता है। वैसे ही हमारा सीन शिफ्ट होकर उसी ओयुआन पवेलियन के मास्टर के ऊपर जाता है, जो कि उसी दाइमा के साथ बैठकर चाय पीते हुए बोलते हैं, मैंने सच में ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था कि तुम इतनी जल्दी उस किन्नन के लिए इस मॉर्टल रेलम में चली आओगी। जिसपे वो बोलती है, नहीं सिर्फ उसके लिए नहीं, वो नौजवान लड़का अभी भी अनुभवहीन है। हाँ बिल्कुल, मैं आशा करता हूँ कि इस मेडिकल गार्डन की यात्रा से उसे बेहतरीन महान उपहार मिलेंगे। तभी वहाँ विलन आते हुए बोलती है, मास्टर इस हेवनली सेक्रेट पाथ के दौरान जो कुछ भी हुआ, मैंने उन सभी चीजों के बारे में बर्निंग स्काई एंशिएंट किंगडम को बता दिया है। जो बताने के साथ ही उन दोनों के स्माइल के साथ
हमारा सीन शिफ्ट होकर किन्नान के ऊपर जाता है, जो कि मू रेसिडेंस में पहुंच चुका था, जहां प्रिंसेस म्याओ म्याओ और मू फैमिली के लीडर उसका इंतजार कर रहे थे। तभी वो उन्हें ग्रीट करते हुए बोलता है, मैं किन्नान आपका जूनियर लॉर्ड मू से मिलकर अच्छा लगा। जिसपे वो उसे रोकते हुए बोलते हैं, अरे अरे इन सब फॉर्मेलिटीज की कोई जरूरत नहीं। एल्डर म्याओ ने तुम्हारी सिचुएशन के बारे में मुझे पहले ही बता दिया है। मैंने ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था कि लोअर डोमेन और ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के वो दोनों प्रोटेजी दरअसल एक ही आदमी होंगे। सच में यंगर जनरेशन काफी भयावह है। जिसपे किन्नान मुस्कुराते हुए बोलता है, लॉर्ड आप तो मेरी यूं ही तारीफें कर रहे हो। उसके बाद वो बोलते हैं, एल्डर म्याओ ने बताया तुम यहाँ इस समय मेरी बेटी की उस बीमारी को ठीक करने आए हो। जहाँ किन्नान के हामी भरने के साथ ही म्याओ म्याओ दौड़ के उसके पास जाते हुए बोलती है, हम बाकी बातें बाद में करेंगे, तुम पहले मेरे साथ आओ। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर एक केव के अंदर उनकी बेटी के ऊपर जाता है, जहाँ वो किन्नान को बता रहे होते हैं, मेरी बेटी के पास प्राकृतिक रूप से काफी खास और नाजुक शरीर है। जैसे जैसे वो बड़ी होती जा रही है, उसके शरीर के अंदर का वो जहर और भी तेजी से फैलता जा रहा है, इतना कि अब उसका शरीर उससे सह नहीं पा रहा और उसकी सोचने समझने की शक्ति से वो खून की प्यासी होती जा रही है। उसके बाद म्याओ म्याओ बताती है, इस गुफा के वातावरण को बिल्कुल उसी खोए हुए मेडिकल गार्डन की तरह ढाला गया है, जो कि खास तौर पर इसके उस बीमारी को धीमा करने के लिए बनाया गया था। लेकिन अब इसकी कंडीशन बदतर हो चुकी है। आम हर्ब्स का इसके ऊपर अब कोई भी असर नहीं हो रहा। तभी वो भी अपने थोड़े से आँख खोलकर बोलती है, डैड म्याओ म्याओ। हमने काफी सारे एंशिएंट टेक्स्ट में ढूंढा और तब जाकर हमें पता चला कि सिर्फ स्काई कवरिंग हर्ब ही है जो इसके इस रेयर कंडीशन को सुधार सकती है। तभी हमने इस हर्ब को ढूंढने की सूचना जारी की, जिसपे किन्नान उस हर्ब को बाहर निकालते हुए अपने मन में बोलता है, तो इसमें कोई शक की बात नहीं कि आखिर क्यों वो सभी मेजर फैक्शन मुझसे ये स्काई कवरिंग हर्ब लेना चाहते थे। वे सभी मू फैमिली के हेड का फेवर जीतना चाहते थे। उतने में उनकी बेटी के ऊपर फिर से उन्हीं पॉइजन का असर होने लगता है, जिसकी चीख सुनकर म्याओ म्याओ बोलती है, नहीं ये बुरा है, उस जहर का असर समय से पहले ही शुरू हो गया। जहाँ किन्नान भी जल्दी से उसे हर्ब देते हुए बोलता है, म्याओ म्याओ, और वो भी जल्दी से उन हर्ब्स को लेकर अपने तरीकों का प्रयोग करके उसे ठीक करने लगती है। लेकिन उस हर्ब का ऑरा बहुत ही ज्यादा था, जिसके कारण किन्नान और मू फैमिली के हेड भी अपनी शक्तियों का प्रयोग करके उसे कंट्रोल करने लगते हैं, जिससे उसकी स्थिति को ठीक होते देख म्याओ म्याओ खुश होकर बोलती है, ये काम कर रहा है। इसके आसपास से वो काले धुंध छट रहे हैं और साथ ही उन हर्ब्स के बीज म्याओ म्याओ के हाथों में आ जाते हैं, जिन्हें अपने पास रखते हुए वो जल्दी से उसे अपने गोद में उठाते हुए बोलती है, लॉर्ड मू, लिटिल मू अभी काफी कमजोर है, मैं इसे पहले कमरे में आराम करने के लिए ले जाती हूँ। जिसपे वो भी उनका शुक्रिया अदा करते हुए बोलते हैं, आपका शुक्रिया एल्डर म्याओ। साथ ही उसके बाद वो किन्नान का भी शुक्रिया अदा करते हुए बोलते हैं, मेरे जवान दोस्त किन्नान, तुमने जो हर्ब लाए हैं मैं सच में उसके लिए तुम्हारा कर्जदार हूँ। क्यों ना तुम मेरे महल में कुछ समय तक रुको, मुझे तुम्हें पुरस्कृत करने का उचित तरीका सोचने दो। जिसपे किन्नान उन्हें ग्रीट करते हुए बोलता है, मैं अगर आपसे सच बोलूं लॉर्ड मू, तो मैं भी यहाँ पर सिर्फ उस खोए हुए हर्ब गार्डन में जाने के लिए आया था। ये भी उसी तरह जीवन और मृत्यु का सवाल है, मैं यहाँ पर ज्यादा लंबे समय तक नहीं रुक सकता। जिसपे वो बोलते हैं, अब मैं समझा, तो फिर ठीक है, मैं आपके लौटने तक का इंतजार करूंगा, लेकिन कम से कम आज रात मुझे एक अच्छी तरह से दावत रखने दो, तुम कल चले जाना, ये कैसा रहेगा। जिसपे किन्नान मानते हुए बोलता है, जैसा आप कहे लॉर्ड मू। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर खूबसूरत रात्रि के समय बॉर्डर गेट के ऊपर बैठकर प्रिंसेस म्याओ म्याओ किन्नान से बोल रही होती है, ये रात्रि का माहौल कितना बढ़िया है ना, ये चांदनी रोशनी कितनी खूबसूरत है ना। वैसे तुम्हारे वादे का क्या हुआ जो कि तुमने मुझसे बढ़िया सी वाइन पिलाने की थी। वैसे ही किन्नान प्रिंसेस के दिए उन्हीं पुराने वाइन्स को निकालते हुए बोलता है, हाँ मुझे याद आया, तुम क्या सोचती हो इतने सारे काफी है ना। जिसपे म्याओ म्याओ उसके सुगंध लेते हुए बोलती है, हाँ हाँ बहुत बढ़िया काफी है। तो चलो आज रात हम लोग तब तक घर नहीं जाएंगे जब तक हम लोग पीकर टल्ली ना हो जाए। वैसे ही काफी देर हो जाती है और वो दोनों वहाँ के काफी सारे शराब के मटके खाली कर चुके थे। जहाँ म्याओ म्याओ उसी तरह नशे में बोलती है, ये शराब सच में काफी अच्छे हैं। जिसपे किन्नान भी उसी तरह बोलता है, हालांकि शराब अच्छे हैं लेकिन हमें ज्यादा नहीं पीनी चाहिए। वैसे ही वो शर्माते हुए अपने मुंह फेर कर नशे में हिलते डुलते बोलता है, क्या मुझे भी चढ़ गई है, मैं लगातार ऐसी जगह क्यों देखे जा रहा हूँ जहाँ मुझे नहीं देखनी चाहिए। जहाँ उन दोनों के शर्माने के कारण उन दोनों के गाल टमाटर की तरह लाल हो चुके थे। वो भी उसी तरह शर्माते हुए किन्नान से बोलती है, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो कि मैं लापरवाह हूँ और सिर्फ शराब पीने के लिए जीती हूँ। जिसपे किन्नान उसके करीब बैठते हुए बोलता है, म्याओ म्याओ। और बस इसी सीन के साथ ये रोमांटिक एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सिलेक्ट कर देना। आप चाहो तो कमेंट सेक्शन के बगल में हाइप भी कर सकते हो और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। राधे राधे।